अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा रियल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 29 है। इस लेक्चर के अंदर हम रोल्स थ्योरम को स्टेट करेंगे। इसकी कुछ जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है या इसकी अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन उसको देखेंगे। तो उससे पहले हम कुछ प्रीवियस पेपर से क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करते हैं जी। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन की आपने बतानी है भाई कि मिनिमम वैल्यूज और मैक्सिमम वैल्यूज इस इंटरवल के अंदर बतानी है। तो ये आपको 4 ऑप्शंस दी हुई हैं, इनमें से आपने बताना है कि करेक्ट ऑप्शन जो है वो कौन सी है। अच्छा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज किसी भी फंक्शन की जो होती हैं वो क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर एग्जिस्ट कर रही होती हैं। क्रिटिकल पॉइंट को हमने प्रीवियस लेक्चर में डिफाइन किया था कि ऐसा पॉइंट होता है जहां पे डेरिवेटिव जीरो होता है या फिर डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब इन्फिनिटी होता है, अनडिफाइन होता है। तो मैंने इस फंक्शन का सबसे पहले डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। अब डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए ये आपके पास टू फंक्शंस का प्रोडक्ट था, एक्स रेज टू पावर 2/3 और इनटू एक्स स्क्वायर माइनस 8। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और सेकंड का डेरिवेटिव लिखा, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड फंक्शन को एज इट इज राइट कर लिया। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करके फाइनल आपके पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव का रिजल्ट है वो ये निकल आया। अब आपने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने हैं, एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो पहले पुट कर लेता हूँ। यहां से x की टू वैल्यूज निकल आई है, स्क्वायर रूट 2। तो इसी तरह बाकी जो क्रिटिकल वैल्यूज हैं वो डेरिवेटिव को इन्फिनिटी के इक्वल लेकर हम सॉल्व करते हैं। जब हम डेरिवेटिव को इन्फिनिटी के इक्वल लेंगे, जैसे ये 8x² और -2 और डिवाइडेड बाय 3x⁻⁴ था, इसको हमने इक्वल टू इन्फिनिटी ले लिया। तो जब आप इसको उल्टा कर देंगे तो नीचे वाली रकम जो है वो ऊपर चली जाएगी, 3 × x⁻⁴ और डिवाइडेड बाय 8 × x² - 2 इज इक्वल टू, राइट साइड पे जीरो आ जाएगा। तो जो डिनोमिनेटर है वो जीरो से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा। तो बाकी x की जो वैल्यू है वो यहां से जीरो निकल आएगी। तो यहां से जब हम डेरिवेटिव को इन्फिनिटी के इक्वल लेकर सिंप्लीफाई करते हैं तो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास जीरो निकल आती है। तो ये हमारे पास टोटल 3 क्रिटिकल पॉइंट्स निकल आए। एक तो जीरो है, दूसरा √2 पॉजिटिव और नेगेटिव। बट ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स हैं दोनों, ये इस इंटरवल को बिलोंग नहीं करते। तो फिर हम ऐसा करते हैं जी, एक्सट्रीम वैल्यूज एग्जिस्ट ऑन x इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है x इज इक्वल टू जीरो के ऊपर कोई उसकी एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, या फिर इस इंटरवल के जो एंड पॉइंट्स हैं उन एंड पॉइंट्स के ऊपर फिर वो एग्जिस्ट करेगी। तो ये बात आप याद कर लें कि जब आप किसी क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालना चाह रहे होते हैं तो वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज एक तो क्रिटिकल पॉइंट पे एग्जिस्ट करती हैं, दूसरा वो उस इंटरवल के जो एंड पॉइंट्स होते हैं वहां पर एग्जिस्ट करती हैं। तो हम ऐसा करते हैं जी, क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर भी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं और इस इंटरवल के दोनों एंड पॉइंट्स के ऊपर भी निकाल लेते हैं, फिर देख लेते हैं उसमें से मैक्सिमम कौन है और मिनिमम कौन है। जीरो पर जब हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं वो तो जीरो निकल आएगी, -1 पर इसकी वैल्यू -7 निकल आती है, और 1/2 पर इसकी वैल्यू जब निकालते हैं तो वो -4.8 निकल आएगी। अब इनमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू वो जीरो है और सबसे स्मॉलर वैल्यू जो है वो -7 है।
तो इसका मतलब है इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज हैं 0 और -7। ये इस फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, -7 और 0। जी नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन है कि एफ ऑफ एक्स, आपके पास एक फंक्शन है 1 + x³ और आपने ये बताना है कि जो ओरिजिन है जो 0 0 है ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है, इसकी मिनिमम वैल्यू है, या इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, या इनमें से कुछ भी नहीं है। तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन है जी, नन ऑफ दिस। क्यों? ये फंक्शन है, इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं क्रिटिकल वैल्यूज के लिए। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात करें या मैक्सिमम या मिनिमम की बात करें तो वो क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट करता होता है। मतलब ये डेरिवेटिव जहां पर 0 होता है। तो डेरिवेटिव को मैंने 0 पुट किया, वहां पर x = 0 मेरे पास वैल्यू निकल आई। तो ये क्रिटिकल पॉइंट है। तो अब मैंने सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट किया, तो सेकंड डेरिवेटिव के अंदर जब मैंने ये 0 पुट किया तो वो तो 0 आ गया। और कल ये बात हुई थी कि कल वाले प्रीवियस लेक्चर में 28 लेक्चर के अंदर कि अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो वो मैक्सिमम वैल्यू वहां पर एग्जिस्ट कर रही होती है, अगर वो पॉजिटिव आता है तो मिनिमम वैल्यू। लेकिन अगर सेकंड डेरिवेटिव 0 आ जाए तो फिर हम नेक्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर अब हम नेक्स्ट थर्ड डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं जो कि 6 आता है। और इसमें जब हम 0 पुट करके देखते हैं तो ये थर्ड डेरिवेटिव 0 है। और आपको याद होगा कि मैंने कल nth डेरिवेटिव टेस्ट में आपको ये बात बताई थी कि जब ऑड ऑर्डर वाला डेरिवेटिव नॉन जीरो आ जाए तो फिर उस x के ऊपर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एग्जिस्ट करता होता है। तो x = 0 पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो अगर आप पूरा पॉइंट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फंक्शन के अंदर ये 0 वैल्यू पुट कर दें तो फंक्शनल वैल्यू हमें 1 मिल जाती है। तो इसका मतलब है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो है वो आपके पास 0 1 है। तो ये जो 0 0 था ओरिजिन, वो इस फंक्शन का कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जी, एक फंक्शन दिया हुआ है और आपने ये बताना है कि ये फंक्शन जो है किस इंटरवल के ऊपर इंक्रीजिंग है। तो आपको पता है कि जहां पर डेरिवेटिव पॉजिटिव होता हो वहां पर फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। तो मैंने इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट किया, -1/1 + x² + 1। सिंप्लीफाई करने पर यह रिजल्ट हासिल हुआ। अब यहां पर आप x की कोई मर्जी वैल्यू नेगेटिव पुट करें, पॉजिटिव पुट करें, हर एक रियल वैल्यू के ऊपर इसका जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव ही आएगा। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। पूरे सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर ये फंक्शन जो है ये इंक्रीजिंग फंक्शन का बिहेवियर रखता है। जी नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि अ पॉइंट वेयर अ कर्व क्रॉसेस द टेंजेंट। जहां पर कोई कर्व जो होती है वो टेंजेंट को क्रॉस कर रही होती है तो वो पॉइंट क्या होता है? वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। ठीक है, ये डी नहीं है, यहाँ पे सी आता है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसकी मिसाल जैसे ये क्यूब का फंक्शन था, उसका ग्राफ हमने यूं बनाया था, इस तरीके से वो नीचे आ रहा है। तो अब यहाँ पर एक्स एक्सिस जो है ये इसकी टेंजेंट लाइन है। तो 0, अगर आप यहाँ पर x = 0 के ऊपर इसका टेंजेंट फाइंड करेंगे तो वो ये वाली लाइन आ जाएगी एक्स एक्सिस। तो अब ये एक्स एक्सिस जो है ये 0 के ऊपर टेंजेंट है और ये इस कर्व को यहाँ पर क्रॉस कर रहा है। तो ये यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूज, सबसे बड़ी और सबसे स्मॉलर वैल्यूज, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम जो वैल्यूज हैं किसी भी फंक्शन की किसी क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर, वो या तो एंड पॉइंट्स के ऊपर होती हैं, मतलब एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी होती हैं, या फिर गिवन बाय द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच डेरिवेटिव इज 0। ये अभी हमने जो फर्स्ट एग्जांपल की है
वो इसी रिजल्ट की मदद से की है। एंड पॉइंट्स के ऊपर भी हमने निकाली थी, और दूसरी वहां पर निकली थी जहां पर डेरिवेटिव जीरो हो, डेरिवेटिव जीरो या क्रिटिकल पॉइंट हो। बहरहाल यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट की तो ऑप्शन ही नहीं है, तो इसीलिए हम जो फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू जीरो है इस को लेंगे। तो ये एक थ्योरम की सूरत में आप इसको स्टेट कर सकते हैं कि ग्रेटेस्ट वैल्यूज क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर कहां पर एग्जिस्ट कर रही होती हैं, उस इंटरवल के ऊपर एग्जिस्ट कर रही होती, उस इंटरवल के एंड पॉइंट्स के ऊपर एग्जिस्ट कर रही होती हैं, या फिर वो एफ प्राइम ऑफ एक्स जहां पर जीरो होता है, डेरिवेटिव जीरो होता है, वहां पर एग्जिस्ट कर रही होती है। सिमिलरली एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन देन इन इट्स nth डेरिवेटिव। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, एन फैक्टोरियल। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास एक्स क्यूब आ जाता है ना, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जब आप कैलकुलेट करते हैं तो ये बनता है जी 3x²। सिमिलरली अगर आप इसका सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो इसका सेकंड डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा जी 6x। और जब आप इसका थर्ड डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं तो थर्ड डेरिवेटिव के ऊपर ये 6 आ जाता है। 6 जो है वो उसको आप 3 फैक्टोरियल राइट कर सकते हैं। तो जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उसी ऑर्डर का जब भी आप डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो वो उस जो उसकी डिग्री होती है वो उसका फैक्टोरियल बन जाता होता है। जी नेक्स्ट हमारे पास है डरबॉक्स थ्योरम, या इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम फॉर डेरिवेटिव्स। एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जो कि इस क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर डिफरेंशिएबल है, और के जो है ये कोई भी नंबर है, ए के ऊपर डेरिवेटिव फाइंड करें और बी के ऊपर डेरिवेटिव फाइंड करें, तो यहां पर जो आपके पास वैल्यूज आएंगी उनके दरमियान कोई वैल्यू है, तो देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी इन इन दिस इंटरवल सच दैट सी के ऊपर जो डेरिवेटिव है वो उस के बराबर होगा। ग्राफिकली हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सपोज ये मैंने एक कर्व बना ली हुई है। अब यहां पर ये जो पॉइंट है ये आपके पास है जी इंटरवल ए, और सॉरी पॉइंट ए, और ये पॉइंट बी है। अब देखें ए जो है ए के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट जो कर्व के ऊपर, यहां पर आप एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें। तो ये इस तरह की इसके ऊपर मैंने टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दी हुई है। इस टेंजेंट लाइन का जो स्लोप होगा ना वो एफ प्राइम ऑफ ए है। इस तरह इस पॉइंट के ऊपर भी आप एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये एंड पॉइंट नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है। तो इसका मतलब इस टेंजेंट लाइन का जो स्लोप है वो एफ प्राइम ऑफ बी है। तो इसका कुछ ना कुछ स्लोप जो है वो निकल आएगा, इसी तरह इसका भी कुछ ना कुछ जो स्लोप है वो निकल आएगा। तो अब आपने ना इनके अंदर एक कोई वैल्यू ले ली के, जो कि एफ प्राइम ऑफ ए से बड़ी है और एफ प्राइम ऑफ बी से ये वैल्यू छोटी है। के जो है इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट कर रही है। तो अब वो ये कहता है कि ये जो ए और बी है ना, इनके दरमियान कोई पॉइंट्स आपके पास एग्जिस्ट करता हुआ होगा सी, कि जब आप इस सी के ऊपर डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो इसका ये जो डेरिवेटिव होगा, इसका जो स्लोप होगा, इस सी के ऊपर जो लाइन बनेगी उस टेंजेंट लाइन का जो स्लोप होगा वो उस नंबर के बराबर होगा। तो ये तो आसान सी बात है। देखें जैसे ये डिफरेंशिएबल कर्व थी ना, जैसे जैसे आप इस पॉइंट को मूव करते जाएंगे, ए वाला जो पॉइंट है कर्व के ऊपर, इसको ऐसे मूव करते जाएंगे तो टेंजेंट लाइन का स्लोप कम होता जाएगा, जीरो की तरफ जा रहा है ना, यहाँ पर इसका स्लोप सबसे ज्यादा है। तो अब चूंकि वो जो के है वो आपके पास इन दोनों डेरिवेटिव्स के दरमियान है, दोनों स्लोप्स के दरमियान है,
तो जब इसका स्लोप बढ़ता जाएगा, सॉरी कम होता जाएगा, तो वो उसी स्लोप के पास जो वैल्यू आपने के की ली हुई है, तो वो उस वैल्यू को क्रॉस करके फिर आगे जाएगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब ग्राफिकली हम इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जी, इसी तरह की एक और बात है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। अच्छा, ऊपर जो मैंने थ्योरम स्टेट किया है, यहां पर इसको कहा हुआ है जी डरबॉक्स थ्योरम। जो बार्टल की बुक है उसमें ये इसी तरह एज इट इज स्टेट किया हुआ है, जबकि एस के मलिक की जो बुक है उसके अंदर ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम फॉर डेरिवेटिव्स के तौर पर ये इसका टाइटल लिखा हुआ है। और ये जो नीचे आपको थ्योरम अभी मैं स्टेट कर रहा हूं, तो उस बुक के अंदर ये इस तरह से उसी की स्टेटमेंट है। मतलब बेसिकली ये दोनों थ्योरम्स जो हैं सिमिलर है। ऊपर वाला जनरल है, नीचे वाला उसका स्पेसिफिक है, केस ले लिया कि के जो है वो हम जीरो ले रहे हैं। नीचे वाले थ्योरम के अंदर वो जो नंबर के है वो हम जीरो ले रहे हैं। बेसिकली ये भी डरबॉक्स थ्योरम की दूसरी स्टेटमेंट ऐसे समझ लें। जी, हम इसको बयान करते हैं कि इफ एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, और एफ प्राइम ऑफ ए और एफ प्राइम ऑफ बी आर ऑफ ओपोजिट साइंस। और आपको पता होगा कि ओपोजिट साइन का मतलब है एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। ये तभी पॉसिबल होगा जब एक तरफ उस पॉइंट पर इंक्रीजिंग होगा ग्राफ और दूसरे पॉइंट के ऊपर ग्राफ डिक्रीजिंग होगा। मतलब इसको आप थोड़ा सा अगर ड्रॉ करना चाहें, ग्राफिकली इसको देखना चाहते हैं, तो फिर हम इसको इस तरह से बना सकते हैं। जैसे कर्व मैंने बना ली हुई है जी इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर ये इसका पीक पॉइंट है, और पीक से पहले पहले ये इंक्रीजिंग बिहेवियर है, उसके बाद ये डिक्रीजिंग है। तो अब सपोज कर लेते हैं जी कोई पॉइंट ए चूज कर लेते हैं इस ग्राफ के ऊपर। अब सपोज इस तरीके से यहाँ पर ये पॉइंट ए है, और यहाँ पर मैं सपोज कर लेता हूं कि यहाँ पर ये पॉइंट बी है। अगर आप यहाँ पर इस तरह से इसकी टेंजेंट लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो वो इस तरह से बनेगी। यहाँ पर इंक्रीजिंग बिहेवियर है, तो ए पर जो डेरिवेटिव है उसका स्लोप, वो जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव आएगा। और दूसरी तरफ इस जगह पर आप टेंजेंट लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो ये डिक्रीजिंग बिहेवियर है, तो यहाँ पर इसका जो ये है स्लोप वो नेगेटिव आ जाएगा, लेस देन जीरो। तो दोनों के साइंस ऑपोजिट हो गए। अब वो कहता है कि अगर ऐसा हो, एटलीस्ट वन पॉइंट सी इन ए बी, कम से कम इनके दरमियान, ए और बी के दरमियान कोई एक पॉइंट सी होगा जहां पर डेरिवेटिव या स्लोप जीरो होगा। तो बिल्कुल है, ये पीक के ऊपर अगर आप डेरिवेटिव लें जो मैक्सिमम पॉइंट है उस कर्व का, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, और यहाँ पर डेरिवेटिव जो होगा वो जीरो आ जाएगा, मतलब स्लोप जीरो आ जाएगा। अब उसने यहाँ पे कहा जी एटलीस्ट वन पॉइंट, तो इसका मतलब है कि ज्यादा भी हो सकते हैं, ज्यादा भी पॉइंट्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप ग्राफ यूं बना लेते हैं, अगर आप इस तरह का ग्राफ बना लें, तो अब यहाँ पर ये पॉइंट ए है और ये बी है। इधर आप स्लोप लेंगे, उसका टेंजेंट लाइन बनाएंगे तो यूं बनेगा, और यहाँ पर अब आप बनाते हैं तो ये भी इधर तो पॉजिटिव ही बनेगा। तो इसको आप किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब इसको थोड़ा सा आगे और कर्व को बढ़ा दें, कर्व ऐसे बना लें, और डिफरेंशिएबल तो फिर भी ये होगा, और यहाँ पर आप स्लोप ऐसे बना लें। तो ये अब स्लोप जो है ना ये नेगेटिव है, ये बी फर्ज कर ले, बी पर स्लोप नेगेटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव है। अब इनके बीच में ऐसे काफी सारे पॉइंट्स, तीन पॉइंट्स आ गए। यहां पर भी टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल बनेगी, लोअर पॉइंट पर भी ऐसे बनेगी, ये अपर पॉइंट ये भी ऐसे बनेगी। तो इन तीन मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर जो स्लोप होगा वो जीरो होगा। तो इसका मतलब है एक से ज्यादा, कम से कम एक तो जरूरी होगा। ठीक है ना, अदरवाइज वो फिर स्लोप का साइन चेंज ही नहीं होगा। अगर आपको ऐसा हॉरिजॉन्टल पॉइंट नहीं मिलता
तो फिर तो स्लोप या डेरिवेटिव अपना साइन चेंज ही नहीं करेगा ना। तो अगर साइन चेंज करता है तो कोई एक जगह तो ऐसी आएगी जहां पर वो जीरो होगा, मतलब पॉजिटिव है उसने नेगेटिव की तरफ जाना है तो जीरो से गुजर कर ही जाएगा ना। तो एक कम से कम एक पॉइंट जरूर वहां पर आएगा जहां पर डेरिवेटिव जीरो होगा। जी नेक्स्ट हमारे पास है जी रोल्स थ्योरम। सुपोज कर लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस इज अ फंक्शन। यहां पर स्टेटमेंट कंप्लीट लिख लेते हैं जी। सपोज एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन दैट इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर ये कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल, मतलब एंड पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंशिएबिलिटी की हमें जरूरत नहीं है। एंड पॉइंट्स के अलावा जो दरमियान में इंटरवल के पॉइंट्स हैं वहां पर वो डिफरेंशिएबल है। और उस इंटरवल के जो एंड पॉइंट्स हैं वहां पर y की वैल्यू सेम है, मतलब फंक्शन की जो वैल्यू है वो सेम है। तो अगर ऐसी बात हो तो देन देयर एग्जिस्ट वन पॉइंट सी बिलोंगिंग टू ए बी सच दैट एफ प्राइम ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो। अब देखें ये कब पॉसिबल है। मिसाल के तौर पे ये हम इस तरह से इसको बना लेते हैं। शर्त ये है कि जैसे ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इन दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। मसलन यहां पर ये आपको एफ ऑफ ए मिलता है, तो जब आप एफ ऑफ बी निकालें तो यहीं पर एफ ऑफ बी होगा। तो इसके बिल्कुल सामने एफ ऑफ बी, मतलब सेम वाई की वैल्यू सेम होगी दोनों के ऊपर। तो इसलिए ग्राफ जो होगा फिर वो इस तरह से आप बना लें, ऐसे। तो अब यहां पर इस इंटरवल में ए और बी के ऊपर वाई की वैल्यू सेम है, ठीक है। और दूसरा कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल, इस पूरे इंटरवल पर ग्राफ कंटिन्यूअस भी है। अच्छा, इसको अगर अच्छे तरीके से आप बयान करना चाहते हैं तो यूं कह लें, कंटिन्यूअस का मतलब है कि देयर इज नो ब्रेक इन द ग्राफ। जो ग्राफ है वो उसके अंदर कोई गैप नहीं होना चाहिए, वो ब्रेक ना हो उस पूरे इंटरवल के अंदर। और डिफरेंशिएबल का मतलब यह है कि फंक्शन जो है ना वो स्मूथ होना चाहिए ओपन इंटरवल के ऊपर। मतलब अगर आप बनाते हुए ग्राफ यूं उसके अंदर ऐसे आ जाता है, ऐसे। अब ये जो शार्प एज यहां पर बना है ना, यहां पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसको आप ये कहेंगे कि इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन का ग्राफ स्मूथ नहीं है, ठीक है ना। तो कंटिन्यूटी का तो मतलब ये, कंटिन्यूटी का ये मतलब होता है कि कोई गैप ना हो, ग्राफ टूटा हुआ ना हो। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब है कि ग्राफ स्मूथ होना चाहिए, उसके अंदर कोई शार्प एज, इस तरह के तेज किनारे नहीं होने चाहिए ग्राफ के अंदर। जैसे अब ये फंक्शन है ना, साइन का फंक्शन है, ये स्मूथ है, इसके अंदर कोई शार्प एज नहीं है। लेकिन अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू का फंक्शन बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, तो यहां पर एक शार्प एज आ जाता है, तो ये जीरो के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो जो डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है उसका ग्राफ स्मूथ होता है, तो इसका मतलब ये कि ग्राफ स्मूथ होना चाहिए। और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर है, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया हुआ है। तो अब अगर हम ऐसी बात, सारी तीनों बातें मान लेते हैं, तो फिर ए और बी के दरमियान कम से कम एक पॉइंट तो ऐसा होगा ना जहां पर सी का डेरिवेटिव जीरो होगा। तो जैसे मान लें कि ये वो पॉइंट सी है और ये पी के ऊपर जाकर जब आप ये बनाएंगे, टेंजेंट लाइन बनाएंगे, तो इस टेंजेंट लाइन का स्लोप जो होगा वो जीरो निकलेगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है। अच्छा, अब आप इसको एक और नजर से भी देख सकते हैं, इसकी स्टेटमेंट जो है उसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं जी। इसकी जो अल्टरनेटिव स्टेटमेंट है वो आप थोड़ा सा यूं बयान कर लें। जैसे अगेन मैं ग्राफ ड्रा करता हूं यहाँ पे।
फर्ज कर लें कि ये एक पॉइंट है जी ए से थोड़ा सा आगे जाकर ये कोई पॉइंट है A+H। बी के बजाय ना मैंने यहां पर मतलब ये ए के अंदर ये जो डिस्टेंस हमने पैदा किया है, ये डिस्टेंस की लेंथ है जी H इंटरवल की। तो ये आपके पास न्यू पॉइंट आ गया जी A+H। तो ए बी के बजाय इंटरवल यूं आ जाए ए और A+H। तो फिर आप ये कहेंगे कि अब ये जो सी पॉइंट है ना, ये ओपन इंटरवल को बिलोंग कर रहा है। ओपन इंटरवल को बिलोंग करने का मतलब ये है कि सी जो है वो ए से बड़ा हो और बी से छोटा हो, इससे इसके बराबर नहीं होना चाहिए। तो अब अगर आप इस सूरत में इसको लिखेंगे तो फिर आप ऐसा कर लें कि सी आप एक ऐसा पॉइंट चूज करें ए से ग्रेटर हो, मतलब इसमें कुछ प्लस कर दें, और बी से स्मॉलर हो, प्लस इसमें आप थीटा एच कर दें। ठीक है ना। अब ये थीटा क्या चीज है? थीटा एक ऐसा नंबर है जो ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 1 है। जैसे सपोज कर लें कि ये पॉइंट्स 1 है, तो अब ये h से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये h को स्मॉल कर देगा। ठीक है ना। जैसे सपोज आप ये कर लें कि a जो पॉइंट है ना ये 2 है, और इधर आप ले रहे हैं जी 2+1 करके 3 कर लें। अब यहां पर आपने जो h सपोज किया वो 1 सपोज किया हुआ है 1, तो यहाँ पर a जो है वो 2 है और जो आपके पास A+H है वो 3 है। तो इसका मतलब है h जो है वो आपके पास 1 है। तो अब जब आप c सपोज करेंगे, c को आप यूं लिखेंगे 2+थीटा। अब थीटा क्या है? ये लेस देन 1 है। तो थीटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा, जैसे थीटा सपोज 0.1 कर लेते हैं, तो 0.1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो तो नंबर तो छोटा हो जाएगा और ये 2.1 बन जाएगा। तो ये एक अल्टरनेटिव आपके पास डेफिनेशन है जिसको आप इस तरीके से स्टेट करते हैं कि अगर कंटिन्यूअस क्लोज्ड इंटरवल ए और इंटू A+H के ऊपर, और डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल ए और A+H के ऊपर, और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ A+H इक्वल हो, तो देर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 पॉइंट थीटा बिलोंगिंग टू 0, 1। तो ये आपके पास वेरिएबल थीटा वेरिएबल होगा क्योंकि ए भी फिक्स है और एच भी फिक्स है। इस ए को इस थीटा से हम फिर ये न्यू पॉइंट सी बना लेते हैं जिसके ऊपर वो डेरिवेटिव 0 होता है। जी, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ रोल्स थ्योरम। ज्योमेट्रिकली हम इसको कैसे बयान कर सकते हैं? देखें, ज्योमेट्रिकली हम इसको यूं कह सकते हैं कि अगर आपके पास इस तरह का ग्राफ है और ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर है, फंक्शन ए और बी के दरमियान कंटिन्यूअस है, ए और बी, और ए और बी के ऊपर ये डिफरेंशिएबल है, तो फिर कोई पॉइंट ए और बी के दरमियान ऐसा जरूर होगा जिसके ऊपर जो टेंजेंट लाइन होगी वो हॉरिजेंटल होगी। ठीक है ना। उस सी पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट लाइन बनेगी वो हॉरिजेंटल होगी, मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 पॉइंट बिटवीन ए एंड बी एट विच we draw a tangent we draw a line tangent line, then this tangent line will always parallel to x axis। ठीक है ना। तो ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। अल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या है कि अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स जो है ये कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है जी आर के ऊपर, तो एफ ऑफ एक्स के किसी भी दो रूट्स के दरमियान आपको एफ प्राइम ऑफ एक्स का कम से कम एक रूट जरूर मिल जाएगा। ठीक है। तो ये इसका अल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन है। मतलब जब हम ये कहते हैं ना एफ प्राइम ऑफ सी इज इक्वल टू 0,
तो इसका मतलब ये होता है कि C इज अ रूट ऑफ इक्वेशन f प्राइम ऑफ x इक्वल टू 0। ठीक है, जब कोई भी एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 होती है तो इसका मतलब है कि उसका कोई रूट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है। जब ये सेटिस्फाई कर रही है तो फिर C जो है ये उसका रूट होता है। जी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाई रोल्स थ्योरम। इनमें से एक तो ये आपको दी हुई है इक्वेशन। अब इसमें आपने सारी बातें जो है वो सेटिस्फाई करवानी है। तो सबसे पहली बात तो ये इस इंटरवल के ऊपर ये कंटिन्यूअस है और डेरिवेटिव इसका देख लेते हैं हम निकाल के कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। 1 का डेरिवेटिव जो है वो 0 हो जाएगा और पावर स्टार्ट में आएगी 2/3। पावर में से आप 1 माइनस कर दें 2/3 और यहाँ पे -1 लिखेंगे तो ये बन जाएगा -2/3 एक्स रेज टू पावर कितना बनेगा ये -1/3। तो f प्राइम ऑफ x जब आप लिखेंगे तो ये -2 डिवाइडेड बाय 3 एक्स रेज टू पावर 1/3। तो ये तो इस इंटरवल इस ओपन इंटरवल -1 1 के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि इसमें एक पॉइंट ऐसा पड़ा हुआ है 0 जिसके ऊपर ये डेरिवेटिव जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट है। तो ये रोल्स थ्योरम की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए ये रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं करता। जी एक और एग्जांपल है आपके पास है मॉड एक्स। तो मॉड एक्स का डेरिवेटिव भी 0 पर एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए ये रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि कौन सा फंक्शन जो है वो रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। एक और मिसाल हम ले लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र और -2x और +1। जी अब इसमें इंटरवल हम ले लेते हैं जी, यही इंटरवल ले ले -1 और 1। तो ये कंटिन्यूअस भी है डिफरेंशिएबल भी है क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शंस जो होते हैं वो कंटिन्यूअस भी होते हैं डिफरेंशिएबल भी होते हैं। लेकिन इसके जो एंड पॉइंट्स हैं वहां पर अगर हम वैल्यूज कैलकुलेट करें तो ये बनेगी 1 और -2x है ये, तो ये बन जाएगी +2 बन जाएगा -1 के ऊपर और ये +1 तो ये 4 आ गया। 1 पर जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये 1 और -2 +1 ये आपके पास 0 आ गया। तो ये तो इक्वल ही नहीं है। तो जो थर्ड कंडीशन है रोल्स थ्योरम की कि वाई ये एंड पॉइंट्स के ऊपर वैल्यूज सेम हो तो ये कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं होती। एक और मिसाल हम लेते हैं जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र है और +5x है और +6 है। इंटरवल में ले लेता हूं जी -2 से -3। तो अब इसमें आप देखें कि -2 और -3 है, ये कंटिन्यूअस है पोलिनोमियल होने की वजह से, डिफरेंशिएबल है पोलिनोमियल होने की वजह से। डेरिवेट इसकी वैल्यूज हम चेक कर लेते हैं। तो -2 के ऊपर इसकी वैल्यू निकाले तो ये 4 आएगी, ये -10 आएगी और ये +6 तो ये 0 हो गया। और एफ ऑफ -3 के ऊपर अगर निकालें तो ये कितना आएगा 9 आ जाएगा और ये -15 आएगा और ये +6 है ये भी 0 हो गया। तो इसका मतलब है एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू एफ ऑफ -3। तो इसका मतलब है कि देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू c बिलोंगिंग टू -2 एंड -3। ठीक है ना, सच दैट एफ प्राइम ऑफ c इज इक्वल टू 0। अब इसका डेरिवेटिव फंक्शन का क्या बनेगा, इसका डेरिवेटिव बनता है जी 2x + 5। तो ये c उसमें पुट करें तो वो बन जाएगा 2c + 5 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा जी 2c इज इक्वल टू -5 और c इज इक्वल टू -5/2। तो ये है जी -2.5। तो ये आपके पास इस इंटरवल के अंदर एक ऐसी वैल्यू है जहां पर उसका जो टेंजेंट बनेगा अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम वो पैरेलल टू x एक्सिस होगा -5/2 के ऊपर।
तो इस तरह से अगर रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई करता है तो फिर आप सी की वैल्यू जो है इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ तक हमारा आज का जो लेक्चर है ये कंप्लीट हो गया है। तो इसमें से अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।